बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होपफुली बेटा आप सब ठीक होंगे। हम बेटा पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और बेटा प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है और उसको किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। चाहे आपका मैग्नेटिक फील्ड बेटा कांस्टेंट हो उसका कैलकुलेशन मैंने आपको सिखाया, चाहे आपका मैग्नेटिक फील्ड बेटा वेरिएबल हो उसका मैंने आपको फ्लक्स निकालना सिखाया। ठीक है, तो फ्लक्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन लेके आज हम एक नया टॉपिक यहाँ पे पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस चैप्टर का पूरा सोल है। इनफैक्ट इस टॉपिक के नाम पे इस चैप्टर का नाम है। ठीक है, और टॉपिक है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बेसिकली आज हम उसके लॉज पढ़ेंगे। पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किसको बोलते हैं और उसके बाद जो उसके लॉज होंगे, फिजिक्स के जो गवर्निंग लॉज यहां पे होंगे, हम बेटा उन लॉज को बेटा स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, या जिनको हम बेटा फैराडेज लॉज भी बोलते हैं, या पहले हम माइकल फैराडे की ऑब्जर्वेशंस देखेंगे जो कि बाद में लॉज की शक्ल ले लेंगे बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, माइकल फैराडे जो था वो उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए अबाउट बेटा मैग्नेटिक फील्ड, अबाउट लूप्स, कंडक्टिंग लूप्स के बारे में। ठीक है, एंड उसको अल्टीमेटली कुछ कंक्लूजन यहां पे मिला। मैं आपको ये कंक्लूजन या जो फैराडे के जो एक्सपेरिमेंट्स है उनको मैं आपको एक एनिमेशन से समझाऊंगा, और हाँ उसके बाद मैं इसको एक्सटेंड करूंगा, मैं आपको और भी चीजें यहां पे खुद दिखाऊंगा, लेकिन आइडिया लेने के लिए मैं आपको एक सिंपल सी एक एनिमेशन दिखाऊंगा जिससे बेटा आपका एक आइडिया क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हम एक काम करेंगे, यहां पे एनिमेशन में हम सिंपल एक कॉइल लेंगे और उस कॉइल के साथ एक बहुत ही सेंसिटिव गैल्वानोमीटर इस्तेमाल करेंगे, अटैच करेंगे। ठीक है, गैल्वानोमीटर बेटा आपने पढ़ा होगा प्रीवियस चैप्टर में, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो हल्की से हल्की करंट को डिटेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो मैं आपको यहां पे दिखाता हूं। तो बेटा सबसे पहले हम यहां पे कॉपर का एक कॉइल लेंगे। ये कॉपर का कॉइल है जिसके दो टर्मिनल्स है, दो एंड्स है, और एक एंड यहां पे हम गैल्वानोमीटर के एक एंड के साथ जोड़ते हैं और दूसरा एंड बेटा गैल्वानोमीटर के दूसरे एंड के साथ बेटा जोड़ते हैं। अगर आपने बेटा पढ़ा होगा, गैल्वानोमीटर जो होता है ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो करंट को डिटेक्ट करता है। नॉर्मली इसकी जो नीडल होती है बेटा बीच में होती है, बीच में इसलिए होती है कि ये डिपेंड करता है करंट की पोलैरिटी पे, करंट की डायरेक्शन पे। अगर आप गैल्वानोमीटर में एक साइड से करंट डालोगे और इस साइड से बेटा करंट निकलेगी, तो फॉर एग्जांपल ये नीडल बेटा एक साइड डिफ्लेक्शन दिखाएगी। लेकिन अगर करंट की डायरेक्शन रिवर्स की जाए, अगर करंट यहां से डाली जाए और यहां से बेटा बाहर निकले, उस टाइम पे इसकी जो डिफ्लेक्शन होगी बेटा, ये बेटा ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन दिखाता है। इस तरीके से बेटा गैल्वानोमीटर बनाया जाता है, गैल्वानोमीटर बेटा डिवाइस किया जाता है। ठीक है, तो यहां पे आप देखेंगे, यहां पे हमारे पास एक सिंपल कॉइल है और इस कॉइल के दो एंड्स के साथ बेटा यहां पे गैल्वानोमीटर के दो एंड्स को ज्वाइन किया गया है। कोई भी बैटरी, कोई भी एनर्जी का सोर्स यहां पे नहीं है बेटा, ध्यान से देखिए, कोई भी एनर्जी का सोर्स, कोई बैटरी यहां पे नहीं है। तो यहां पे हम क्या करेंगे बेटा, यहां पे हम एक मैग्नेट लाएंगे, दिखा रहा है बैटरी का सोर्स नहीं है। यहां पे बेटा हम एक मैग्नेट लाएंगे, ये बेटा आपका बार मैग्नेट है जिसका नॉर्थ पोल साउथ पोल बेटा एविडेंट है। तो ये देखा गया कि अगर हम एक मैग्नेट को, ये माइकल फैराडे की ऑब्जर्वेशन है बेटा, ठीक है, तो अगर हम एक मैग्नेट को कॉइल के नजदीक लाते हैं या मैग्नेट को कॉइल से दूर ले जाते हैं, उस टाइम पे देखा जाता है कि यहां पे बेटा डिफ्लेक्शन आती है। डिफ्लेक्शन गैल्वानोमीटर में आने का मतलब यह है कि इस कॉइल के थ्रू बेटा करंट चलती है, क्योंकि जब करंट चलेगी बेटा तभी तो डिफ्लेक्शन दिखाएगा। तो डिफ्लेक्शन आने का मतलब है कि करंट जनरेट हो चुकी है बेटा। ठीक है, लेकिन यह तब करंट जनरेट होती है जब मैग्नेट को कॉइल के नजदीक लाया जाता है या मैग्नेट को कॉइल से दूर लाया जाता है। ठीक है, अगर आपने मैग्नेट को नहीं चलाया, मैग्नेट को कॉइल के नजदीक नहीं लाया, दूर नहीं लिया, एक ही जगह पे रखा, उस टाइम पे बेटा कोई भी ऐसी ऑब्जर्वेशन नहीं दिखाई देती है। यानी अगर आपको करंट चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाए, आपको मैग्नेट को चलाना ही पड़ेगा। इट इज द रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट एंड द कॉइल जिसकी वजह से यहां पे डिफ्लेक्शन आती है। अगर कॉइल और मैग्नेट के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा, उस सूरत में कोई भी करंट यहां पे जनरेट नहीं होगा। एंड इट इज एप्लीकेबल टू द कॉइल एज वेल। यानी अगर आप कॉइल को ही चलाएंगे, मैग्नेट को एक
जगह पे रखेंगे तब भी ऐसा देखा जाता है कि करंट आती है। गर्ज मैग्नेट हो या कॉइल हो, दोनों में से एक का चलना बहुत जरूरी है, दोनों की रिलेटिव मोशन बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आप मैग्नेट को या कॉइल को एक ही जगह पे रखते हैं विद रिस्पेक्ट टू अदर, आप इनकी रिलेटिव मोशन जो है वो यहां पे नहीं रखते हैं, उस सूरत में कोई करंट नहीं होती है। मैं इस एनिमेशन को यहां पे चलाऊंगा, आप ध्यान से देखिएगा मैं आपको क्या बोल रहा हूं बेटा। ये यहां पे एनर्जी का सोर्स नहीं है, ये यहां पे हम बेटा एक मैग्नेट लाएंगे और जैसे ही बेटा एक बार मैग्नेट को कॉइल के नजदीक लाया जाता है, यहां पे गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाता है, लेफ्ट साइड डिफ्लेक्शन। लेकिन जब मैं ये लेफ्ट साइड डिफ्लेक्शन है बेटा, ठीक है, आपको दिखाने के लिए। और जब इसी मैग्नेट को कॉइल से दूर लाया जाता है, इसका नॉर्थ पोल वापस लिया जाता है, उस टाइम पे डिफ्लेक्शन बेटा राइट साइड दिखाता है। यानी नॉर्थ पोल नजदीक लाने के टाइम पे एक साइड डिफ्लेक्शन, नॉर्थ पोल दूर लेने के टाइम पे बेटा दूसरा साइड यहां पे डिफ्लेक्शन का आता है, ठीक है। और अगर हम यहां पे साउथ पोल को अब नजदीक लाएंगे और फिर साउथ पोल को पीछे ले जाएंगे, तो जो नॉर्थ पोल के टाइम पे हुआ इसका बेटा उल्टा हो जाता है। यानी शॉर्ट में बात यह है कि अगर आप मैग्नेट को नजदीक लेते हैं डिफ्लेक्शन एक साइड आती है, और फिर मैग्नेट को दूर ले जाते हैं दूसरे साइड डिफ्लेक्शन आती है। और फिर नॉर्थ के बदले अगर आपने साउथ किया, पहले जैसा ही होता है लेकिन उल्टे रिवर्स प्रोसेस में। ऐसा क्यों होता है अभी मैं आपको इसका आंसर नहीं दे पाऊंगा, इसका आंसर मैं आपको बहुत दिनों के बाद, 2-4 दिनों के बाद बताऊंगा ये ऐसा क्यों होता है, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है। लेकिन तब तक हम इस चीज को सीख कर, इसका मैथमेटिक्स सीख कर हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। लेकिन एक्सप्लेनेशन जो है दैट विल फॉलो बेटा लेटर ऑन, वो 2-3 दिन के बाद यहां पे समझ आएगी। हां, किसी हद तक यहां पे हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बेटा एटॉमिक लेवल पे, इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे होता क्या है, ठीक है, उसके लिए हमें इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा, उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा। लेकिन तब तक हम एक अच्छी खासी, एक सफिशिएंट एक्सप्लेनेशन अपने पास रखेंगे बेटा, वो मैं आपको आज दिखाता हूं वो क्या है। तो यहां पे बेटा आपने देखा कि जब भी एक मैग्नेट को कॉइल के नजदीक या दूर लिया जाता है, उस टाइम पे बेटा ये डिफ्लेक्शंस होती है। डिफ्लेक्शन होने का मतलब यह है कि कॉइल के अंदर करंट जो है वो जनरेट हो गई, ठीक है। करंट जनरेट होने का मतलब यह है कि इस कॉइल के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा। क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया होगा क्योंकि बेटा पोटेंशियल डिफरेंस के बगैर करंट का होना नामुमकिन है। आपने इवन 10th क्लास में पढ़ा होगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस होती है कंडक्टर के अक्रॉस तब जाके ही तो करंट चलती है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट नहीं होगी। तो यहां पे क्योंकि डिफ्लेक्शन है, डिफ्लेक्शन का मतलब करंट है, करंट होने का मतलब है कि इसके अंदर बेटा पोटेंशियल डिफरेंस यानी ईएमएफ यहां पे डेवलप हो गया होगा। तो जो यहां पे कॉइल के अंदर करंट डेवलप होती है, इस करंट को हम बेटा इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि आपको पता है बेटा करंट बनाने के लिए हमें बैटरी का, किसी एनर्जी सोर्स का इस्तेमाल करना होता है, लेकिन यहां पे ना कोई बैटरी है, ना कोई यहां पे एनर्जी का सोर्स है। यहां पे एक मैग्नेट है, कॉइल है, आपने नजदीक लिया करंट बन गई, आपने दूर लिया करंट बन गई, ठीक है। तो यहां पे जो करंट प्रोड्यूस होती है इस कॉइल के अंदर, इसको हम बेटा बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। और जो पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे क्रिएट होगा, डेफिनेटली पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, उसके बगैर करंट तो पॉसिबल नहीं है। तो जो यहां पे ईएमएफ डेवलप हो गया होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं बेटा इंड्यूस्ड ईएमएफ। और इस पूरे फेनोमेना को हम बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी ईएमएफ का इंड्यूस होना, करंट का इंड्यूस होना, ठीक है। इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि मैग्नेट के नजदीक लाने के टाइम पे या मैग्नेट के दूर जाने के टाइम पे ईएमएफ जनरेट हो गया, करंट जनरेट हो गई, ऐसा क्या हुआ? तो इस चीज को बेटा सम अप करने के लिए मैं आपको कुछ बातें यहां पे पढ़ाऊंगा। सिंपल सी बात है, जब हमने मैग्नेट नजदीक लिया या मैग्नेट को दूर लिया, तो कॉइल के नजदीक का जो मैग्नेटिक फील्ड है, जब हमने मैग्नेट को नजदीक लिया और फिर मैग्नेट को दूर लिया, तो नजदीक लेने के टाइम पे कॉइल के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट का है वो यकीनन स्ट्रांग हो गया होगा क्योंकि मैग्नेट नजदीक लाया। और जब आपने मैग्नेट को दूर लिया तो मैग्नेटिक फील्ड बेटा वीक हो गया होगा। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रांग होना और मैग्नेटिक फील्ड का वीक होना, शायद उसी वजह से ऐसा हुआ होगा, शायद।
लेकिन मैं इसको और जनरलाइज करूंगा, मैं आपको और भी बातें बताऊंगा कि किन किन तरीकों से ये करंट जो है वो बन सकती है, ताकि हम बाद में इसको बेटा समराइज कर ले। ठीक है, इतना मैंने एक सिंपल सा आइडिया दे दिया। अब मैं एक काम करता हूं बेटा, अब मैं आपको यहां पे दिखाता हूं कि किन किन तरीकों से ईएमएफ इंड्यूस होता है, करंट जो है इंड्यूस होती है, बहुत बेसिक लेवल पे। और इन तरीकों को अगर आपको समझ आएगा तब जाके बेटा आपको फैराडे का जो लॉ है, इंडक्शन का जो लॉ है, वो आपको अच्छे से समझ आएगा। तो देखिए बेटा, बहुत बेसिक है। मैंने एनिमेशन में खाली दिखाया मैग्नेट, ये खाली मैग्नेट के करने की वजह से नहीं, ये किसी और चीज के करने की वजह से ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूं बेटा। सबसे पहले अगर हम देखते हैं, मान लीजिए मेरे पास एक लूप है, चाहे सर्कुलर लूप हो, चाहे आपका स्क्वायर लूप है, एरिया मेरे पास है, कंडक्टिंग लूप है, ये मान लीजिए वायर ऐसे बनाई गई है। तो सबसे पहले बेटा, अगर किसी तरीके से मैं इसका मैग्नेटिक फील्ड बेटा चेंज करता हूं, किसका मैग्नेटिक फील्ड? इस लूप के साथ एसोसिएटेड अगर मैंने मैग्नेटिक फील्ड चेंज किया, तो देखा जाता है कि इस लूप के अंदर बेटा करंट चलती है। अगर मैग्नेटिक फील्ड बेटा चेंज किया, करंट ऐसे चल सकती है। ठीक है, करंट उल्टी डायरेक्शन में चल सकती है, डिपेंड करेगा आपने मैग्नेटिक फील्ड कैसे चेंज किया। लेकिन एक बात श्योर है कि मैग्नेटिक फील्ड के चेंज करने से ऐसा होता है। वो तो मैंने आपको एनिमेशन में दिखाया था, मैग्नेटिक फील्ड वहां पे चेंज किया था, लेकिन अब मैं यहां पे चीजों को समराइज करना चाहता हूं। तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड की वेरिएशन की वजह से बेटा यहां पे इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होता है। ठीक है, सो इफ बेटा B is change, if B is change, शाबाश, induced EMF जिसको मैं EIN से लिखूंगा is developed। याद रहे बेटा, जब B का वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड किसी भी लूप के साथ एसोसिएटेड, कोई लूप है, मैग्नेटिक फील्ड मैंने किसी और चीज से बनाया है, लेकिन जो मैंने मैग्नेटिक फील्ड बनाया मैं उसको चेंज कर रहा हूं, मैं इसको वेरी कर रहा हूं। तो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज करने से, चाहे आप मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रांग कर रहे हैं, स्ट्रांग तब होगा जब आप बार मैग्नेट को नजदीक लाएंगे, वीक तब होगा जब आप इसको पीछे ले जाएंगे, या इन जनरल मैं मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रांग कर रहा हूं, मैं मैग्नेटिक फील्ड को बेटा वीक कर रहा हूं, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रांग और वीक करने के टाइम पे ही ईएमएफ डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से बेटा करंट चलती है। ठीक है, तो पहला फैक्टर अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया। ठीक है, इसके बाद बेटा दूसरा फैक्टर भी है, ध्यान से इस दूसरे फैक्टर को देखेंगे बेटा। मान लीजिए मेरे पास एक लूप है बेटा, और इस लूप को मैं यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख रहा हूं। मैं यहां पे बेटा मैग्नेटिक फील्ड बनाऊंगा। मान लीजिए एक मैग्नेटिक फील्ड यहां पे बोर्ड के अंदर मैंने रखा हुआ है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड मैंने यहां पे बोर्ड के अंदर रखा हुआ है, और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैं यहां पे एक यू शेप्ड कंडक्टर रखूंगा बेटा, एक कॉपर की वायर। आप बोलेंगे सर यू शेप्ड कंडक्टर क्या है? कुछ खास नहीं है, कॉपर की एक वायर है बेटा, कॉपर की एक वायर है जिसको यहां पे बेंट करके ऐसे रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ठीक है, अब यहां पे तो ये यू शेप्ड ऐसा है, लेकिन इस यू शेप्ड कंडक्टर के ऊपर मैं एक और कॉपर की वायर ऐसे रखूंगा जिसको मैं स्लाइड कर सकता हूं। जिस कॉपर की वायर को मैं बेटा राइट साइड ऐसे स्लाइड कर सकता हूं, या जिसको मैं लेफ्ट साइड भी बेटा स्लाइड कर सकता हूं। ठीक है, तो बेटा फिर से सुनिए, मैग्नेटिक फील्ड है जिसके अंदर मैंने इस तरीके का अरेंजमेंट रखा है, यू शेप्ड कंडक्टर जिसके ऊपर बेटा स्लाइडिंग वायर मैंने रखी हुई है। ठीक है, तो जैसे ही बेटा हम इस स्लाइडिंग वायर को राइट साइड ले जाते हैं, स्लाइडिंग वायर को राइट साइड ले जाते हैं, तो बेटा आप देखिएगा यहां पे राइट साइड लेने के टाइम पे बेटा यहां पे इसका जो एरिया है वो बेटा बढ़ने लगेगा, ए का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा अगर आपने इसको बेटा राइट ले लिया। और जैसे ही बेटा आप इसको राइट लेते हैं, या उसके बाद अगर आपने इसको बेटा लेफ्ट लेते हैं, उस टाइम पे जो यहां पे इस स्क्वायर का एरिया है ये चेंज होने लगता है, इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है। ऐसा भी देखा गया कि अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रखा, लेकिन कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपने जो एरिया, लूप का जो एरिया है, उस एरिया को अगर आपने चेंज किया, तब भी बेटा ईएमएफ डेवलप होता है। ऐसा एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है, मैं अपने घर का नहीं बोल रहा हूं बेटा,
एक्सपेरिमेंटली देखा गया जब आप एरिया इंक्रीज करते हैं या आप लूप का एरिया डिक्रीज करते हैं। मैं किसी और तरीके से भी दिखा सकता था, लेकिन यह सबसे प्रैक्टिकल वे है दिखाने का। आपको समझ आता, हां सर एरिया बढ़ सकता है, एरिया कम भी हो सकता है। आपको मेरी बात समझ आई? ठीक है, तो बेटा अगर एरिया इंक्रीज करते हैं या एरिया डिक्रीज करते हैं, इस टाइम पे भी ईएमएफ इंड्यूस होता है और इस टाइम पे भी बेटा करंट चलती है। अब करंट किस डायरेक्शन में चलेगी, ठीक है, उसको हम बाद में देखेंगे, लेकिन करंट बेटा ऐसे भी चल सकती है, करंट जो है वो ऐसे भी चल सकती है। डिपेंड करेगा कि आप इसका एरिया इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज करेंगे। ठीक है, तो किस डायरेक्शन में करंट होगी वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसके एक दो लेक्चर के बाद। फिलहाल हम अपने बेसिक्स क्लियर करेंगे। तो बेटा याद रहे, आप मैग्नेटिक फील्ड चेंज कीजिए, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने से ईएमएफ डेवलप हो जाएगा लूप के अंदर। एक लूप को मैग्नेटिक फील्ड में डाल दो, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दो, लूप के अंदर बेटा ईएमएफ डेवलप हो जाएगा, लूप के अंदर बेटा करंट डेवलप हो जाएगी। उसके बाद बेटा नंबर 2, आप एक काम कीजिए, आप एरिया को ही चेंज कीजिए। अगर आपने बेटा एरिया को चेंज किया, मैग्नेटिक फील्ड में रखा, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, लेकिन एरिया चेंज कर रहे हैं आप। अगर आपने बेटा एरिया चेंज किया, तब भी ऐसा देखा जाता है कि इसके अंदर बेटा ईएमएफ डेवलप हो जाता है, इसके अंदर बेटा करंट चलने लगती है। तो ईएमएफ या करंट जो है वो खाली मैग्नेटिक फील्ड के चेंज करने से नहीं, एरिया के चेंज करने से भी डेवलप हो जाती है बेटा। तो यहां पे अगर मैं दिखाऊंगा, मैं ऐसे ही लिखूंगा जैसे मैंने इससे पहले लिखा बेटा, इफ ए is changed, इंड्यूस्ड ईएमएफ बेटा फिर से डेवलप हो जाता है। दिस इज सेकंड फैक्टर। पहला फैक्टर मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा फैक्टर शाबाश एरिया। ठीक है बेटा, हो गए दो। तीसरा फैक्टर दिखाता हूं। मैंने अभी बेटा कोई लॉ नहीं बताया आपको, मैंने अभी कुछ नहीं बताया, मैं खाली आपको बता रहा हूं कि क्या क्या करने से ईएमएफ डेवलप हो सकता है। फिर मैं आपको बताऊंगा फैराडे ने इसको कैसे समराइज किया, फैराडे ने कैसे सिंपल सी एक बात कही जिसमें सारे केस जो है वो इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे। नंबर थर्ड बेटा, नंबर थर्ड में मान लीजिए बेटा मेरे पास एक लूप है बेटा, ठीक है, और ये लूप जो है, चलिए इस तरीके का लूप है, और ये लूप जो है वो मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड में बनाया हुआ है, रखा हुआ है। तो बेटा मेरे पास एक लूप है जो मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ। आप देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां पे इसको क्रॉस कर रही है। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज द लूप। एंड आपको पता है बेटा एरिया जो है वेक्टर क्वांटिटी होती है। मैं यहां पे एक वेक्टर ड्रॉ करूंगा बेटा, ये इसका एरिया वेक्टर है, और आप देख सकते हैं कि एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान जो एंगल है वो मैंने थीटा यहां पे रख दिया। पिछले लेक्चर्स में आपने बेटा देखा होगा थीटा क्या है क्या नहीं है। लेकिन अब अगर मैं एक काम करता हूं बेटा, अब अगर मैं इस लूप को रोटेट कराऊंगा, इस लूप को रोटेट कराऊंगा, तो रोटेट करने पे क्या देखा जाता है, पहले देखेंगे रोटेट कैसे करेंगे। मैं यहां पे एक एक्सीस लूंगा बेटा, दिस इज द एक्सीस, और इस एक्सीस पे मैं इस लूप को बेटा घुमा रहा हूं। जब मैं इस लूप को घुमाऊंगा ना, ठीक है, तो इसके अंदर का जो फ्लक्स है, इसके अंदर का जो फ्लक्स है बेटा वो चेंज हो जाएगा, वो देखेंगे बाद में। लेकिन फिलहाल जब मैं यहां पे इसको घुमाता हूं तो घुमाने के टाइम पे भी ईएमएफ डेवलप हो जाता है, घुमाने के टाइम पे भी ईएमएफ डेवलप हो जाता है। ये एक और ऑब्जर्वेशन है बेटा। तो तीसरी ऑब्जर्वेशन जो है वो ये है दैट इफ थीटा इज चेंज, इफ थीटा इज चेंज बेटा इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डेवलप्ड। बेटा कितनी चीजों से हमने देखा बेटा ईएमएफ जनरेट होता है? 3 चीजों से, ठीक है, मैं 4 दिखा रहा हूं लेकिन 3 ही है, अब ऐसा करना नहीं आता है। चले बेटा, तो 3 चीजों से हमने देखा ईएमएफ इंड्यूस होता है। पहली बात मैग्नेटिक फील्ड के चेंज करने से, ठीक है, दूसरा एरिया चेंज करने से, तीसरा लूप को रोटेट करने से ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो डेवलप हो जाता है, करंट चलने लगती है। ठीक है, तो मैं इन तीनों चीजों को यहां पे समराइज करना चाहता हूं जैसे कि फैराडे ने किया। इन 3 चीजों को मैं कैसे समराइज करूंगा बेटा, याद रहे तीसरे फैक्टर में जब लूप घूमेगा तो यहां पे थीटा का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। जब लूप घूम रहा होता है थीटा का वैल्यू जो है वो भी चेंज हो रहा होता है। तो अगर हम देखेंगे बेटा
तीन तरीकों से ईएमएफ डेवलप हो जाता है। पहला तरीका जो है दैट इज बेटा मैग्नेटिक फील्ड के चेंज करने से, दूसरा तरीका जो है वो एरिया के चेंज करने से, और तीसरा जो है दैट इज इक्वल टू बेटा थीटा पे डिपेंड कर। मैंने कॉस लिखा, ये थीटा पे डिपेंड, लेकिन मैंने साथ में कॉस लिखा। क्यों लिखा बेटा? इन तीन चीजों को तो मैं पिछले 2 लेक्चर से पढ़ाते आ रहा हूं। इन तीन चीजों का कॉम्बिनेशन जिनको चेंज करने से ईएमएफ डेवलप होता है, ठीक है। इन तीन चीजों की कॉम्बिनेशन को तो हम बेटा फ्लक्स के नाम से जानते हैं। बेटा मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा, एरिया चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा, थीटा चेंज होगा, बेटा फ्लक्स चेंज होगा। दैट मींस इन शॉर्ट, आप मैग्नेटिक फील्ड चेंज कीजिए, एरिया चेंज कीजिए, थीटा चेंज कीजिए, आप असल में किस चीज को चेंज कर रहे हैं? आप बेटा फ्लक्स को चेंज कर रहे हैं। तो जो मैंने आपको एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन बताई कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज किया तो बन गया, एरिया चेंज किया, नहीं, आप शॉर्ट में बोलिए सर आप फ्लक्स चेंज कर रहे हैं, आप फ्लक्स चेंज कर रहे हैं, और फ्लक्स के चेंज करने से ही ऐसा हो रहा है, क्योंकि फ्लक्स तो इन्हीं चीजों पे डिपेंड कर रहा है। इन तीन में से किसी एक को चेंज करने का मतलब है फ्लक्स चेंज करते हैं। तो फैराडे ने इसी तरीके से समराइज किया। फैराडे ने बोला, उसने ये नहीं बोला मैग्नेटिक फील्ड, एरिया, नहीं, शॉर्ट में फ्लक्स। भाई किसी भी कॉइल का अगर फ्लक्स चेंज किया जाए, कैसे? आपकी मर्जी। आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके फ्लक्स को चेंज करा सकते हैं, आप एरिया को चेंज करके फ्लक्स को चेंज करा सकते हैं, आप थीटा को चेंज करके फ्लक्स को चेंज करा, मगर फ्लक्स को चेंज करना जरूरी है। अगर आपने तीनों को सेम रखा, कांस्टेंट रखा, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, एरिया कांस्टेंट, थीटा कांस्टेंट, बेटा फाई कांस्टेंट रहेगा, कुछ नहीं होगा, कोई ईएमएफ डेवलप नहीं होगी, कोई करंट यहां पे डेवलप नहीं होगी बेटा। लेकिन अगर आपने तीनों में से किसी एक को या दो को भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन फिलहाल हम यहां पे एक का ही वेरिएशन पढ़ेंगे। तो तीनों में से किसी एक को अगर आप वेरी करेंगे, मींस फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो उस टाइम पे बेटा ईएमएफ डेवलप होता है, उस टाइम पे बेटा करंट बहती है सर्किट के अंदर, और इसी चीज को हम फैराडे लॉ बोलते हैं। बेसिकली ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के 3 लॉज है, तो कुल मिला के मोटे मोटे जो है वो 2 लॉज है, ठीक है, लेकिन हम उसको थोड़ा पीसेस में काट के 3 बनाते हैं। तो माइकल फैराडे ने समराइज किया, बोला आप जब भी किसी कॉइल का फ्लक्स चेंज करेंगे, बाय ईएमएफ डेवलप होगा, जिसकी वजह से बेटा करंट चलेगी। एक बात बता के रखूंगा, कोई कॉइल अगर होगा, ठीक है, कोई कॉइल अगर है या लूप अगर है, अगर ये पूरा कनेक्टेड है, करंट बेटा तब चलेगी अगर ये कनेक्टेड होगा, अगर रास्ता पूरा है। लेकिन अगर हम इस लूप को बेटा काटेंगे, काटने के टाइम पे बेटा हम फ्लक्स चेंज करेंगे तो करंट नहीं चल पाएगी कंप्लीट, क्योंकि रास्ता जो है वो सड़क कट चुकी है। हां, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा यहां पे, और यहां पे बेटा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, डेफिनेटली पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन रास्ता जो है वो कहीं, जैसे कि बैटरी होती है ना, ओपन बैटरी है, ठीक है, लेकिन आपने कनेक्शन नहीं रखा है बाहर से, ठीक, लाइक दैट, ये वैसा ही है। यहां पे आपके पास पोलैरिटी तो होगी, लेकिन करंट यहां पे चलेगी नहीं। करंट बेटा तब चलेगी जब ये रास्ता पूरा होगा, तो ईएमएफ तो इंड्यूस होगा, ठीक है, लेकिन करंट चलने के लिए बेटा सर्किट क्लोज्ड होना चाहिए, जिसको हम क्लोज्ड सर्किट बोलते हैं बेटा, ठीक है। तो क्लोज्ड सर्किट करंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन सब चीजों को समराइज करके मैं यहां पे बेटा फैराडे का लॉ आपको समझाता हूं। तो मैं यहां पे लिखूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो मैंने समझाया अभी तक कैसे कैसे क्या किया जाता है। सो वी हैव बेटा लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, जिनको हम बेटा फैराडेज लॉज भी बोलते हैं। असल में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लॉज है। तो लॉ नंबर 1 ये आपको बेटा याद रखना है। लॉ नंबर 1 ये कहता है, व्हेनेवर फ्लक्स लिंक्ड विद अ कॉइल इज चेंज्ड एंड ईएमएफ गेट्स इंड्यूस्ड इन द कॉइल ड्यू टू विच अ करंट फ्लोज, जिसको हम बेटा इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं, ठीक है। तो पहला लॉ ये बनता है। अब हम एरिया को, मैग्नेटिक फील्ड को अलग अलग तरीके से यहां पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम शॉर्ट में बोल रहे हैं फ्लक्स। सो व्हेनेवर फ्लक्स लिंक्ड विद अ कॉइल इज चेंज्ड, मैं लिखूंगा यहां पे, व्हेनेवर
flux linked with coil is changed and EMF gets induced. ठीक है, दिस बिकम्स द फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. बाई फ्लक्स चेंज कीजिए, आपका ईएमएफ डेवलप हो जाएगा, जिसकी वजह से बेटा करंट चल सकती है. क्या क्या नहीं हो सकता है वो हम बाद में देखेंगे. फिलहाल ईएमएफ डेवलप करने के लिए फ्लक्स चेंज करना जरूरी है. इसीलिए मैग्नेट को नजदीक लाना, मैग्नेट को दूर ले जाना. लेकिन अगर आपने मैग्नेट को एक ही जगह पर रखा, कुछ नहीं होगा. रिलेटिव मोशन बहुत जरूरी है. ठीक है, उसके बाद बेटा लॉ नंबर 2. लॉ नंबर 2 अब यहां पे मैथमेटिक्स को लाएगा. हमने देखा कि ईएमएफ डेवलप होगा, लेकिन सवाल है कितना. सवाल है कितना ईएमएफ डेवलप होगा, और जो ईएमएफ डेवलप होगा वो किन बातों पे डिपेंड करेगा. दैट मींस यहां पे हम बेटा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व करेंगे. ठीक है, तो मैथमेटिक्स हम कैसे इन्वॉल्व करते हैं, दैट इज बेसिकली फैराडेज लॉ. ठीक है, फैराडे ने देखा, ऑब्जर्व किया, बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं. अब मैंने इनको थोड़ा सा समराइज करके आपको ऐसे दिखा दिया, लेकिन एक्सपेरिमेंट जब बहुत अच्छी तरीके से किए गए, फैराडे ने देखा जो बेटा ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, ईएमएफ कॉइल के अंदर जो इंड्यूस्ड होता है, दैट इज इक्वल टू द रेट एट विच द फ्लक्स इज चेंज्ड. मैं आपको समझाता हूं बेटा. पहले लॉ में आपने देखा फ्लक्स को चेंज करना जरूरी है, फ्लक्स को इंक्रीज करना, फ्लक्स को डिक्रीज, यानी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज करना जरूरी है, डिक्रीज करना जरूरी है. ठीक है, तब जाके ईएमएफ डेवलप होगा. लेकिन लॉ नंबर 2 ये कहता है कि कितनी तेजी से आप फ्लक्स को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे. अगर आपने जल्दी जल्दी इंक्रीज या डिक्रीज किया, ये जरूरी नहीं खाली इंक्रीज करना, नहीं, इंक्रीज और डिक्रीज दोनों एक जैसी चीजें हैं. ठीक है, एक जैसी इन सेंस कि ईएमएफ इन्हीं से डेवलप होता है. खाली इंक्रीज करने से ही नहीं, डिक्रीज करने से भी ईएमएफ डेवलप होता है. तो बेटा आप कितनी तेजी से फ्लक्स को इंक्रीज कर रहे हैं, आप कितनी तेजी से फ्लक्स को डिक्रीज कर रहे हैं, वो आपको बताएगा कि ईएमएफ जो है कितना डेवलप होगा. यानी अगर आपके पास बेटा कॉइल है, जैसे यहां पे एक कॉइल है, तो मैं इस कॉइल के नजदीक अगर बेटा मैग्नेट लाऊंगा, तो अगर मैंने मैग्नेट बेटा बहुत रैंडमली लाया, बहुत तेजी से लाया, मैंने फ्लक्स इंक्रीज किया लेकिन बहुत तेज, मैंने फ्लक्स डिक्रीज किया लेकिन बहुत तेज, मैंने रैपिडली इसको वापस ले लिया, मैंने रैपिडली इसको नजदीक लाया, उस टाइम पे बेटा ईएमएफ ज्यादा डेवलप होगा. लेकिन अगर मैं मैग्नेट लाऊंगा, लेकिन मैग्नेट लाऊंगा धीरे धीरे, ऐसे ऐसे, यानी मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है. बेटा आहिस्ता आहिस्ता मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स चेंज करने से ईएमएफ डेवलप तो होगा, लेकिन बेटा बहुत कम होगा. तो जितना रैपिडली आप फ्लक्स चेंज करेंगे, उतना बेटा ईएमएफ मिलेगा. वही मैंने लिखा डी फाई बाई डी टी. डी फाई बाई डी टी का मतलब है रेट एट विच फ्लक्स इज चेंज्ड. डी फाई बाई डी टी यानी जितने टाइम में आपने फ्लक्स को चेंज, कितने टाइम में आपने फ्लक्स को चेंज किया. ठीक है, अगर आपने कम टाइम में ऐसे दिखाऊंगा, अगर आपने कम टाइम में फ्लक्स चेंज किया, टेक वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम टू चेंज द फ्लक्स, देन डेफिनेटली द ईएमएफ इंड्यूस्ड विल बी वेरी लार्ज. इनवर्स रिलेशन है बेटा. ये फैराडे की ऑब्जर्वेशन है, एंड दिस इज द फर्स्ट मैथमेटिकल इक्वेशन. और ये वो मैथमेटिकल इक्वेशन है जिससे हम बेटा न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे. अभी तक जितना मैंने पढ़ाया, ये मैथमेटिकल इक्वेशन हमें मिली, हम इससे बेटा काम अब कर सकते हैं. बहुत आसान है. ईएमएफ जो डेवलप होगा वो खाली फ्लक्स के चेंज करने पे डिपेंड नहीं होगा, वो डिपेंड करेगा कि आप कितनी तेजी से फ्लक्स को चेंज करेंगे. ठीक है, दिस इज बेटा सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. और ये सेकेंड लॉ जो है, इसमें सेकेंड लॉ में हमें ईएमएफ का मैग्नीट्यूड मिलता है बेटा, मैग्नीट्यूड टोटल में. लेकिन आपको बेटा पता है, जब ईएमएफ होता है किसी बैटरी में, तो एक बैटरी के एक टर्मिनल को पॉजिटिव लिखा होता है, एक को नेगेटिव लिखा होता है. यह हमें पता होता है करंट कहां से कहां फ्लो करेगी. ठीक है, तो यहां पे भी वो सवाल आएगा ना. मैंने तो खाली कहा कि मैग्नीट्यूड कितने वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, कितने वोल्ट का ईएमएफ यहां पे डेवलप होगा. लेकिन जेन्युइन सवाल यह है, सर ईएमएफ तो डेवलप होगा, लेकिन उस ईएमएफ की पोलैरिटी क्या होगी. ईएमएफ की पोलैरिटी का मतलब यह है
करंट किस डायरेक्शन में चलेगी? करंट किसी भी सर्किट में दो तरीकों से चल सकती है, या तो मान लो क्लॉकवाइज चलेगी या तो एंटी क्लॉकवाइज, या तो करंट आएगी या तो करंट जाएगी, दैट इज इट। लेकिन ईएमएफ यहां पे जो डेवलप होगा वही तो डिसाइड करेगा ना करंट किस डायरेक्शन में जाएगी। बट एज फार एज second law of electromagnetic induction is concerned, as far as second law of Faraday is concerned, ये बेटा हमें डायरेक्शन के बारे में कुछ नहीं बताता है। ये खाली आपको बताएगा कि आपको EMF कितना मिलेगा इन मैग्नीट्यूड। ये पोलैरिटी नहीं बताएगा, इससे आप करंट की डायरेक्शन नहीं निकाल सकते हैं। करंट की डायरेक्शन को निकालने के लिए हमारे पास बेटा तीसरा लॉ है, वो भी लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, लेकिन वो बहुत ही मशहूर है एक और साइंटिस्ट के नाम पे, और उसको हम बोलते हैं बेटा लेंज़ेस लॉ। ये लेकिन तीसरा लॉ है। नंबर 1 ये था, फ्लक्स चेंज करने से यहां पे ईएमएफ इंड्यूस होगा। नंबर 2 ये है कि जितनी तेजी से आप फ्लक्स चेंज करेंगे उतना बेटा ईएमएफ डेवलप होगा। नंबर 3 यहां पे जो है उसको हम बेटा लेंज़ेस लॉ भी बोलते हैं, और ये लेंज़ेस लॉ जो है वो ये कहता है कि ईएमएफ जो डेवलप होगा दैट इज इक्वल टू बेटा माइनस डी फाई बाई डी टी। आप बोलेंगे सर बस तीसरा लॉ लिखा, तीसरे लॉ में खाली माइनस लिखा और आप बोलते हैं कि ये लॉ है। ठीक है बेटा, सुनिए, इस माइनस की बहुत सिग्निफिकेंस है, हद से ज्यादा सिग्निफिकेंस है बेटा। ठीक है, लेकिन मैं आज लेंज़ेस लॉ, इवन कल के लेक्चर में लेंज़ेस लॉ अभी डिस्कस नहीं करना चाहता हूं। लेंज़ेस लॉ हमें डायरेक्शन बताएगा। हम एक लेक्चर इसके बाद का और ऐसे ही रखेंगे लेंज़ेस लॉ के बगैर। क्यों? क्योंकि बेटा लेंज़ेस लॉ इतना इंपॉर्टेंट है, मैं इसको इसी के साथ में नहीं बताना चाहता हूं। मैं इसके ऊपर बेटा आपको अलग से लेक्चर दूंगा, जिसकी वजह से आप बेटा किसी भी न्यूमेरिकल में आपको पूछा जाए करंट की क्या डायरेक्शन है, आप बेटा आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन उसके लिए लेंज़ेस लॉ को सीखना बहुत जरूरी है। लिखने में तो बहुत आसान है, खाली माइनस का फर्क है, लेकिन बेटा माइनस की बहुत सिग्निफिकेंस है। इसके लिए मैं अलग से आपको लेक्चर दूंगा। अलग से इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि जो अभी तक हमने यहां पे 2 तक देखा बेटा, ठीक है, इनफैक्ट मैं माइनस साइन भी इस्तेमाल कर लूंगा एक्सप्लेनेशन के बगैर, लेकिन जो मैंने अभी तक दिखा इसके ऊपर हम अच्छे खासे क्वेश्चंस कर सकते हैं। लेकिन जब बारी आएगी लेंज़ेस लॉ की, जब बारी आएगी करंट की डायरेक्शन की, जब ऐसे न्यूमेरिकल्स की बारी आएगी, मे बी एक लेक्चर के बाद मैं आपको बेटा लेंज़ेस लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल्स दिखाऊंगा, और फिर न्यूमेरिकल्स बहुत आएंगे लेंज़ेस लॉ के ऊपर। हमें अच्छा खासा मटेरियल मिल चुका है। ये जो फैराडे लॉ है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ है, ठीक है, इनके ऊपर बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो हम वो क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं यहां पे लेंज़ेस लॉ को डिस्कस नहीं करना चाहता हूं। मैं यहां पे बेटा आपको सवाल दिखाना चाहता हूं खाली इस चीज पे। या चलिए ये भी इस्तेमाल करेंगे, बट विदाउट नोइंग डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए मैं आपको बेटा नए लेक्चर में बताऊंगा डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। मैं इसको लिख के रखूंगा बेटा, इट्स लेंज़ेस लॉ। We call it लेंज़ेस लॉ, इट इज ऑल्सो लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, लेकिन बेटा इसको हम लेंज़ेस लॉ के नाम पे जानते हैं। ठीक है, लेंज़ेस लॉ जो है मैं आपको अभी नहीं बता सकता हूं बेटा, बहुत इन डेप्थ लॉ है, बहुत अच्छा है, बहुत जबरदस्त है तो बहुत आसान, लेकिन फिर जब इसको दिखाएंगे उसी टाइम पे दिखाऊंगा इसके न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करने। ठीक है, माइनस साइन मैं कुछ नहीं बोलूंगा अभी इसके बारे में। माइनस साइन यहां मैंने लिखा लेंज़ेस लॉ की वजह से। ठीक है, तो जब मैं आपको पढ़ाऊंगा लेंज़ेस लॉ उस टाइम पे आपको दिखाऊंगा। फिलहाल मैं कुछ बातों को और क्लियर करूंगा। ईएमएफ कितना डेवलप होगा दैट इज इक्वल टू दिस। यहां पे बेटा लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन खत्म हो जाते हैं। मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। एज फार एज बेटा न्यूमेरिकल्स आर कंसर्न, पहली बात, जब आप ईएमएफ निकालेंगे बेटा किसी भी कॉइल के अंदर, लूप के अंदर बेटा अगर आप ईएमएफ निकालेंगे, ठीक, अब डिपेंड करता है कि आपके पास लूप है या कॉइल है। लूप आप बोलते हैं सिंगल एक टर्न, चाहे वो स्क्वायर होगा या बेटा सर्कल होगा, बट सिंगल टर्न वी जनरली कॉल इट बेटा लूप। लेकिन अगर आपके पास बेटा मल्टीपल टर्न्स होंगे ऐसे, एंड लेट अस सपोज इसके अंदर बेटा n टर्न्स होंगे, तो जब आप एक मैग्नेट को नजदीक लाएंगे या दूर ले जाएंगे, ठीक है, जैसे मैंने समझा, तो इसके अंदर बेटा ईएमएफ डेवलप होगा। क्योंकि यहां पे बेटा n टर्न्स है, तो n टर्न्स के टाइम पे यहां पे जो ईएमएफ डेवलप होगा बेटा, अकॉर्डिंग, मैं नया नहीं बताऊंगा, वही है जो मैंने लॉ यहां पे दिखा, बट इट इज इक्वल टू बेटा माइनस n डी फाई बाई डी टी। यानी आपको नंबर ऑफ टर्न से बेटा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
नंबर ऑफ टर्न। अगर एक टर्न हुआ ऑटोमेटिकली 1 है, जो मैंने आपको दिखाया हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर बेटा यहां पे n टर्न्स हुए, 5 6 7 8 जितनी भी टर्न्स है आप यहां पे लिखेंगे बेटा, आपका ईएमएफ यहां पे निकल आएगा। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट ईएमएफ डेवलप्ड इन अ कॉइल। कॉइल मीन जिसमें मल्टीपल टर्न्स होंगे, ठीक है। एक हो गया ये जो मैं आपको बताना चाहता हूं। दूसरी बात वो ये है, अगर आपको बोला जाएगा कि इस कॉइल के अंदर कितनी करंट डेवलप होगी, बेटा करंट न्यूमेरिकल में पूछा जाता है। लॉ जो है वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में इतना है, खाली ईएमएफ के बारे में बोलते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल में कभी बोलते हैं भाई करंट कितनी फ्लो होगी, इवन ये पूछते हैं भाई चार्ज कितना फ्लो होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, कोई खास काम नहीं करना है। आपने बेटा ओम्स लॉ पढ़ा होगा, आपको बेटा पता है ओम्स लॉ के हिसाब से अगर हमें बेटा करंट निकालनी होगी, इंड्यूस्ड करंट निकालनी होगी, दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस कितना है और सर्किट की कितनी रेजिस्टेंस है। V इज इक्वल टू IR। आपने बेटा 10th क्लास में पढ़ा होगा पहले, लेकिन आपने बेटा इस क्लास में भी पढ़ा होगा, आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर देखा, वहां पे आप देखते हैं बेटा ओम्स लॉ। तो अगर आपको करंट निकालनी है उसके लिए पहले आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना बहुत जरूरी है। उसको बेटा रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट से डिवाइड करेंगे, तब जाके बेटा आपको करंट निकल आएगी, ठीक है। आप सुनिए मेरी बात बेटा, अगर आप यहां पे करंट की बात करते हैं, अगर हमें यह देखना होगा कितना चार्ज फ्लो करेगा बेटा, कितना चार्ज फ्लो करेगा, तो चार्ज निकालने के लिए आपको बेटा पता है, देन वी कैन राइट dq by dt, this is what the current is, and that is equal बेटा E induced divided by R, okay। और उसके बाद यहां पे अगर आप देखोगे dq कितना चार्ज फ्लो करेगा, दैट विल बी इक्वल बेटा E इंड्यूस्ड के बले यहां पे लिखूंगा मैं 1 by R, इंड्यूस्ड के बले यहां पे लिखूंगा मैं -n d phi by dt, ठीक है। दिस इज E इंड्यूस्ड, और ये dt जो नीचे था ये यहां पे चला जाएगा, dt और dt बेटा कैंसिल हो जाएगा। दैट मींस dq द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग विल बी इक्वल बेटा माइनस n by r and then बेटा d phi। तो चार्ज कितना फ्लो करेगा बेटा, वो टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा, वो खाली इस पे डिपेंड करेगा कॉइल के अंदर कितने टर्न्स है। अगर लूप हुआ तो वहां पे 1 लिखना है, सर्किट में कितनी रेजिस्टेंस है, और आपने बेटा फ्लक्स कितना चेंज किया, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हम चार्ज निकाल सकते हैं, इस तरीके से बेटा हम यहां पे करंट निकालते हैं, और इंड्यूस्ड ईएमएफ तो आपको बेटा पता है, ठीक है। एक हल्का सा रिवीजन मैं आपको बेटा कराऊंगा, और रिवीजन जो है वो ये है, हमने देखा किसी भी लूप का अगर हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज करते हैं, लूप के अंदर बेटा ईएमएफ डेवलप होता है, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। अगर आपने बेटा एरिया चेंज किया, अगर हम इस लूप का एरिया इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं, फिर से ईएमएफ डेवलप हो जाता है। अगर बेटा हम इस लूप को घुमाते हैं यानी थीटा चेंज करते हैं, फिर से ईएमएफ डेवलप हो जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड इंपॉर्टेंट, एरिया इंपॉर्टेंट, थीटा इंपॉर्टेंट, और इन तीनों से आपको पता है प्रीवियस टॉपिक्स में हमने फ्लक्स पढ़ चुके हैं बेटा। तो अगर हम जनरल में बोलेंगे, हम ये नहीं बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड एरिया थीटा, नहीं, हम अगर जनरल में बोलेंगे, जनरल में बेटा अगर आपने किसी भी लूप का फ्लक्स चेंज किया तो बेटा ईएमएफ डेवलप होगा, और इसी बात को हम बेटा लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं या फैराडेज लॉ बोलते हैं। तो मैंने यहां पे आपको ये लॉ जो है वो समराइज करके दिए बेटा। लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पहला लॉ ये कहता है कि जब भी आप बेटा फ्लक्स चेंज करेंगे किसी भी बिना पे, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने के बिना पे, एरिया चेंज करने के बिना पे, ठीक है, या आप थीटा चेंज करेंगे, तो किसी भी चेंज करने के बिना पे अगर आपने फ्लक्स चेंज किया बेटा ईएमएफ डेवलप हो जाएगा, जिसकी वजह से बेटा करंट चलने लगेगी। दिस इज फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ, अरे भाई ईएमएफ तो डेवलप होता है लेकिन कितना डेवलप होता है, ठीक है भाई, ईएमएफ जो डेवलप होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, पोलैरिटी नहीं, मैग्नीट्यूड, यानी ये नहीं कि आपको
आपको ये नहीं बताना है कि प्लस कौन सा आएगा माइनस कौन सा आएगा, तो यहां पे आपका जो मैग्नीट्यूड होगा ईएमएफ का, दैट इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, द रेट एट विच द फ्लक्स इज चेंज्ड। फ्लक्स चेंज करना जरूरी है, लेकिन कितनी तेजी से आप फ्लक्स चेंज करेंगे वो डिसाइड करेगा बेटा ईएमएफ कितना डेवलप होगा। उसके बाद बेटा मेरा तीसरा लॉ यहां पे बताया, लेकिन मैंने तीसरे लॉ को पूरा एक्सप्लेन नहीं किया, इसको मैं सेपरेट लेक्चर में समझाऊंगा और इसके न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। तीसरा लॉ जिसको हम लेंजेस लॉ बोलते हैं, उसके हिसाब से इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है दैट इज इक्वल टू माइनस टाइम्स डी फाई बाई डी टी। लेकिन इस माइनस की सिग्निफिकेंस के लिए मुझे एक अलग से वीडियो लेक्चर देना होगा, मुझे आपको सिखाना होगा कि इसका क्या मतलब है। अभी मैं यहां पे पूरी तरह से इसको बंद रख रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखोगे ये लॉ जानने के बाद, मैंने कहा न्यूमेरिकल में आपको पूछा जा सकता है कि करंट का क्या वैल्यू आएगा। एक बार आपने बेटा इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाला, इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालने के बाद करंट निकाल सकते हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ को डिवाइड करना है रेजिस्टेंस से। अगर आपको बेटा चार्ज निकालना है तो चार्ज की रिलेशनशिप ये है, आप इस तरीके से बेटा चार्ज निकाल सकते हैं। बहुत आसान है, बेसिक इक्वेशन आपको इस्तेमाल करनी है, E induced is equal to minus d phi by dt। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल दिखाऊंगा और इसी एग्जाम्पल जो है इससे आपको बेटा समझ आएगा, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल्स उठाते हैं ना, न्यूमेरिकल से असली फिजिक्स समझ आती है हम कर क्या रहे हैं। सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैं आपको बेटा यहां पे न्यूमेरिकल दिखाऊंगा, लेकिन इसके बाद का जो लेक्चर होगा वो बेटा प्योर न्यूमेरिकल बेस्ड होगा। उसमें मैं आपको बेटा न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, खाली पहले दो लॉज की। चलो पहला लॉ छोड़ दीजिए, वो तो मैथमेटिकल है ही नहीं, दूसरे लॉ के ऊपर। और उसके बाद इंशाल्लाह हम क्या करेंगे, हम लेंजेस लॉ के ऊपर बेटा सवाल करेंगे। पहले सीखेंगे लेंजेस लॉ क्या है, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, ठीक है, और उसके बाद मैं आपको उसके न्यूमेरिकल्स दिखाऊंगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस कराना चाहता हूं, ठीक है। तो बेटा प्रैक्टिस के लिए तैयार रहे। चले बेटा, एग्जाम्पल है बेटा, ए कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 400 ओम। बेटा एक कॉइल है जिसकी रेजिस्टेंस 400 ओम के बराबर है, यानी रेजिस्टेंस दिया गया है, इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड if the magnetic flux linked with the coil varies with the time as phi is equal to 50t square plus 4, the current in the coil at t equal to 2 second is। बहुत ही जेन्युइन और बहुत ही एप्ट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, बहुत आसान है, धीरे धीरे ग्रेजुअली इसकी लेवल जो है वो हम इंक्रीज करेंगे, लेकिन बहुत आसान है। आप देख सकते हैं बेटा कॉइल है, 400 ओम की रेजिस्टेंस है कॉइल की, यानी जब भी करंट चलेगी द करंट हैज टू फेस अ रेजिस्टेंस ऑफ 400 ओम्स। लेकिन जब इस कॉइल को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कॉइल का जो फ्लक्स है बेटा वो चेंज हो रहा है टाइम के साथ। फाई इज इक्वल टू 50t स्क्वायर, यानी टाइम के बीतने के साथ बेटा फाई का वैल्यू चेंज हो जाएगा। आपको मैंने अभी पढ़ाया, जब फाई का वैल्यू चेंज होगा बेटा तब जाके ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो यहां पे क्वेश्चन है, द करंट इन द कॉइल, आपको बताना है 2 सेकंड के टाइम पे, जब टाइम 2 सेकंड का होगा उस टाइम पे बेटा यहां पे करंट का क्या वैल्यू आएगा। ठीक है, तो हम इसको यहां पे करते हैं। सबसे पहले यहां पे जिस चीज का जिक्र था वो थी रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जो कॉइल की थी बेटा 400 ओम की रेजिस्टेंस थी, ठीक है। इसके बाद ये बोलता है कि इस कॉइल का जो फ्लक्स है दैट इज गिवन एज अ फंक्शन, क्या था बेटा फंक्शन, 50t स्क्वायर प्लस 4, 50t स्क्वायर प्लस 4 बेटा, ये फ्लक्स यहां पे दिया हुआ है। और आप देख सकते हैं बेटा फ्लक्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। एट टाइम t इक्वल टू 0 फाई विल बी इक्वल टू 4। एट टाइम t इक्वल टू 1, जब टाइम का वैल्यू 1 होगा, अकॉर्डिंगली यहां पे बेटा 50 प्लस 4 54 बन जाएगा। उसके बाद टाइम का वैल्यू जब 2 होगा तो कुछ और बनेगा। इस तरीके से टाइम इंक्रीज होता जाएगा, फ्लक्स का वैल्यू बेटा इंक्रीज होता जाएगा। तो फ्लक्स यहां पे दिया गया है। आपको क्या निकालना है, आपको बताना है बेटा इस सर्किट में करंट का क्या वैल्यू होगा जब टाइम का वैल्यू बेटा कितना होगा, 2 सेकंड का, यानी करंट 2 सेकंड के टाइम पे कितनी होगी बेटा। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे सॉल्यूशन में बेटा, आपको पता है इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा दैट इज इक्वल बेटा माइनस डी फाई बाई डी टी। मैं माइनस लिख रहा हूं, अभी तो हमने एक्सप्लेन नहीं किया, बट माइनस लिखूंगा बिकॉज इट हैज टू बी यूज्ड बेटा, माइनस इज टू बी यूज्ड। इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाऊंगा, एक नहीं 2 लेक्चर, एक लेक्चर के बाद का जो लेक्चर होगा अच्छे से समझ, क्योंकि
लेंज़ेस लॉ ही पूरा यहां पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्शन, जब इसने तो डायरेक्शन नहीं पूछा है, डायरेक्शन जब पूछेंगे तो आपको पता होना चाहिए किस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी, क्या होगी, उसके लिए बेटा लेंज़ेस लॉ पढ़ना है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। फिलहाल हम यहां पे थोड़ा सा हाथ साफ करेंगे, यहां पे हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे बेटा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है इंड्यूस्ड ईएमएफ मैं ऐसे लिख सकता हूं, अगर मैं मैग्नीट्यूड जानना चाहता हूं माइनस का टेंशन खत्म करने के लिए, इट इज इक्वल बेटा डी बाई डी टी ऑफ फाई, फाई इज इक्वल बेटा 50t² प्लस 4, एंड दैट मीन्स इट इज इक्वल बेटा, अगर आपको यहां पे डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी तो कांस्टेंट डिफरेंशिएशन में बाहर निकलता है, डिफरेंशिएशन ऑफ t², पावर डाउन पावर लेस बाय 1 पढ़ा होगा आपने बेटा, differentiation of constant is 0, so that means it is equal to beta 100t. This is the magnitude of the induced EMF. मैग्नीट्यूड यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो इस मैग्नीट्यूड का होगा, यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ भी टाइम पे डिपेंड करेगा, यानी एट टाइम t इक्वल टू 0 देयर विल बी नो ईएमएफ, एट टाइम t इक्वल टू 1 सेकंड ईएमएफ विल बी बेटा 100 वोल्ट्स, एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकंड ईएमएफ विल बी 200 वोल्ट, दैट मींस ईएमएफ विल चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम। और जब हम यहां पे क्वेश्चन है 2 सेकंड पे बताना है, तो 2 सेकंड पे अगर हम देखेंगे induced EMF when time t is equal to 2 second, ये मेरा तरीका है लिखने का, when time t is equal to 2 second, that is equal to बेटा t के बदले 2 यहां पे लिखना होगा, and the answer is equal to बेटा 200 वोल्ट, 200 वोल्ट। तो 2 सेकंड पे इतना वोल्ट है, तो 2 सेकंड पे फिर कितनी करंट होएगी, तो करंट होगी therefore बेटा करंट will be equal to induced EMF when time is equal to बेटा 2 second, time is equal to 2 second divided by the resistance of the circuit, and that is equal to बेटा 200 को डिवाइड करेंगे बेटा 400 ओम यहां पे दिया गया था, so it is half, and that is the answer। तो जिस कॉइल की बात की गई बेटा, जिस कॉइल की बात की गई उस कॉइल के अंदर जो करंट चलेगी 0.5 एम्पियर की करंट चलेगी। थोड़ा सा मैं रिकैप्चुलेट करूंगा, अगर किसी ने फॉलो नहीं किया कोई बात नहीं है, ध्यान से देखो बेटा। क्वेश्चन जो था वो दिया था एक कॉइल की रेजिस्टेंस 400 ओम है, फ्लक्स उसका चेंज हो रहा है, तो चेंजिंग इक्वेशन है बेटा, ठीक है। आपको बताना था करंट का क्या वैल्यू आएगा जब टाइम का वैल्यू 2 के बराबर होगा, तो यहां पे बेटा आपका करंट का वैल्यू आएगा, वो निकालना है। तो पहले मैंने इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाला यूजिंग लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, माइनस पूरा फॉर्म है, तो मैं माइनस के साथ यहां पे इंटरेस्टेड नहीं हूं, डायरेक्शन के साथ इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैंने मैग्नीट्यूड की बात की, खाली मुझे नंबर पता होना चाहिए बस। तो मैग्नीट्यूड के हिसाब से माइनस नहीं लिखना पड़ा, ठीक है। और डिफरेंशिएशन करके मैंने देखा इंड्यूस्ड ईएमएफ इसके बराबर है, मैंने देखा t इक्वल टू 2 सेकंड पे इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके बराबर है, वो 200 के बराबर आ गया, और करंट का वैल्यू जो मुझे पूछा गया 2 सेकंड पे कितना है, दैट इज सिंपली इक्वल बेटा 0.5 एम्पियर। तो इस तरीके से बेटा हम ये सवाल जो है वो सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। आई थिंक आज के लिए मैं आपको इतना दिखाऊंगा। अब जो आपकी बेटा नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लॉ पे न्यूमेरिकल्स करेंगे, लेंज़ेस लॉ अभी नहीं, लेंज़ेस लॉ उसके बाद। फिलहाल मैं आपको इसके ऊपर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। मैं अभी कराता लेकिन ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है, नेक्स्ट क्लास में बेटा न्यूमेरिकल्स के लिए आप रेडी रहेंगे। बस इक्वेशन यही है जो मैंने आपको दिखाई, और जो मैंने करंट आपको दिखाया था कैसे निकालेंगे या चार्ज निकाला था, ज्यादा वो इक्वेशन हम इस्तेमाल करेंगे। तो बाकी इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो अल्लाह के हवाले आप भी और मैं भी।